हेलो, नमस्कार। आज मैं हमारे साथी, हमारे दोस्त मिस्टर मोहम्मद तौसीफ़ अहमद साथ हूँ। ये साहब लेक्चरर हैं, इंग्लिश लेक्चरर, और आईईएलटीएस का कोचिंग सबको देते हैं। एक्चुअल आईईएलटीएस क्या है, इसके बारे में पूरा हम जानकारी लेंगे इनसे। सर, ये एक्चुअल आईईएलटीएस क्या है? जी, पहले तो मेरी तरफ से आप लोग को सलाम नमस्कार। तो मैं मोहम्मद तौसीफ़ अहमद हूँ और मैं 6 साल से आईएलटीएस पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पर आईएलटीएस का मतलब होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि एक स्टैंडर्डाइज़ अंग्रेज़ी का टेस्ट है, जो कि जो है ना, जो भी लोग यानी कि स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ जो फॉरेन कंट्रीज़ को जाना चाह रहे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर थोड़े कंट्रीज़ होते हैं जैसे साइप्रस वगैरह, या फिर यूएई में थोड़े यूनिवर्सिटी से जो कि ये टेस्ट डिमांड करते हैं। तो ये एग्ज़ाम एक ऐसा है जो क्लियर करने पर आपको आपका स्टडी वीज़ा ग्रांट किया जाएगा, आपको इजाज़त मिलेगी बाहर पढ़ने की। या फिर अगर कोई आप कंट्री को डायरेक्टली शिफ्ट हो जाना चाह रहे हो, जैसे कि कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूज़ीलैंड है, तो आपको अपनी अंग्रेज़ी साबित करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 4 अलग फ़ॉर्म के टेस्ट्स होते हैं। जैसे स्पीकिंग होता है, लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है, जिसमें आप एस्से राइटिंग लिखते हो। वो देखकर वो लोग उसको असेस करके आपको एक फ़ाइनल स्कोर देते हैं। जैसा 0 टू 9 बैंड के बीच में स्कोर होता है। तो अगर आप 7 टू 7.5 बैंड हर चीज़ में, हर मॉड्यूल में अगर ला लोगे, जैसा लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, तो आपका जो है वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। बट इसमें 2 टाइप के होते हैं एग्ज़ाम्स, एकेडमिक होता है, जनरल होता है। एकेडमिक जो होता है ये हायर स्टडीज़ के लिए होता है, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस या यूके अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी करने जा रहे हो, तो ये कंपलसरी है कि आपको टेस्ट देना है। या फिर अगर आप माइग्रेशन के लिए डायरेक्टली आपको परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की चाहिए, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस एक मास्टर्स डिग्री के साथ, जैसा एमबीए की डिग्री के साथ 3 से 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस, और इसमें 7 टू 7.5 अगर स्कोर आ गया, तो आप वो कंट्रीज़ को भी जाकर डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हो 3 साल रहकर। ऐसा है। अभी जो, अगर समझिए, मैं पूरा मेरी ज़िंदगी पूरा मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, फिर ये इंग्लिश काम नहीं आता? ये बिल्कुल काम आता है कुलकर्णी साहब, बिल्कुल काम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं काम आता, बिल्कुल काम आता है। लेकिन ये जो अंग्रेज़ी होती है थोड़ी हाई लेवल की होती है, यानी कि इसमें जो है हम लोग रेगुलर कॉन्वर्सेशन में जो अंग्रेज़ी यूज़ करते हैं ये काम आएगी, लेकिन 7.5 या 8 बैंड लाने के लिए हमको काफ़ी आगे बढ़ना होता है, जिसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, बचपने से जो ज़्यादा अंग्रेज़ी बात करते हैं, उन लोग के लिए ये ज़रा आसान हो जाता है। जो एवरेज स्पीकर्स है, एवरेज राइटर्स है, एवरेज रीडर्स है, एवरेज लिसनर्स है, उनके लिए शायद 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके घर में तो ये सब, यहाँ पर इसमें टीचिंग फील्ड में कोई नहीं, आपके पिताजी को भी मैं जानता जी। हूँ। आप इस फील्ड में क्यों आए, टीचिंग फील्ड में? पहली चीज़ तो ये थी कुलकर्णी साहब कि मेरे को एक जज़्बा है कि मेरी वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे, कि कम्युनिटी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये प्रेफ़र इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप उन लोग के नौकर बन जाते हो, और आपसे वो जो नौकरी कराते हैं वो लाखों में कमाते हैं और आपको सिर्फ़ उसका इतना हिस्सा देते हैं। उससे आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन लोग का फ़ायदा हो रहा है। आप चाह के भी दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते हो। पहला रीज़न ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे घरवालों की तरबियत भी, यानी कि वो मुझे नॉलेज ये दिया करते थे कि ऐसी चीज़ करो कि 4 लोगों को फ़ायदा पहुँचे, आपको भी उससे पैसा है। ऐसा ये नहीं कि सिर्फ़ आप पैसे कमा रहे हो और बच्चों को झूठ बोल रहे हो। इसीलिए यहाँ पर जो फ़ी है मेरे पास, इट्स ओनली 5500 फॉर 1.5 मंथ, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स वारंगल में हो 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार लेते हैं। तो ये मेरा एक जज़्बा है कि मेरे वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचे। और कई बार मैं जो बच्चे जॉब्स के लिए आते हैं, मैं उनको फ्री में रेफ़र करता हूँ, मैं उनके पास से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, ना ही मुझे कोई जगह से पैसा मिलता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि नौकरी नहीं होने की स्थिति में इंसान कितना परेशान होता है। क्योंकि आजकल की महंगाई इतनी है, क्योंकि एक गैस का सिलेंडर भी रहे, आपको घर भी रहे, थोड़ा बहुत महंगाई है। तो वैसे टाइम पे नौकरी में मैं ये समझता हूँ कि मानव सेवा माधव सेवा, सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड। यहाँ पर कोई मज़हब नहीं देखता हूँ मैं। कोई भी बच्चा हो, कुछ दिन पहले काकतिया डिग्री कॉलेज से भी बच्चे आए थे। वो लड़के बोल रहे थे कि हमको इंटरव्यू के स्किल्स होना है। मैंने उनको 3 दिन फ्री में पढ़ा दिया।
तो ऐसा करता हूँ मैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन रहा 2 से 3 दिन तो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और एक आपको अभी आगे जाके अब इसको इस फील्ड में अभी आपको कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं अभी? हाँ, मेरा इरादा यही है कि मैं यही फील्ड में एक्सपैंड होते जाऊँ, क्योंकि वारंगल में ऐसा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स ख़राब है, वो बिल्कुल अपना काम अपन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग को ये ज़रूर देखना है कि वो बच्चों को और थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आगे एक्सपैंड होऊंगा इसी फील्ड में, और हो सके तो और थोड़े कोर्सेज ऐड करूंगा मैं, जैसा ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है जो कि डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी अगर कोई बाहर जाने वाले रहेंगे तो वो लोग को ये टेस्ट ज़रूरी है देना। और जैसा पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए है, मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ। अभी आप इंटरव्यू से कुछ देर पहले एक लड़का ऑस्ट्रेलिया के पीटी टेस्ट की कोचिंग लेकर गया था। तो मेरा इरादा ये है कि मैं आगे यही फील्ड में एक्सपेंड हूँ और ज्ञान को बच्चों में बांटूँ, कि उन लोग के नौकरियों के बारे में उन लोगों में एक अवेयरनेस लाऊं, जैसा कॉलेजेस को विज़िट करके। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कई बच्चे ऐसे होते हैं ज़िंदगी में कि एक छोटी सी चीज़ होने पर भी वो एक ख़तरनाक डिसीजन लेकर सुसाइड वगैरह कर ले रहे हैं। आजकल ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो मेरा एम ये है कि उनको, पहली चीज़, एक डिप्रेस्ड आदमी की निशानी ये है कि वो ये सोचता है कि सिर्फ दुनिया में मैं अकेला ही पछता रहा हूँ, पूरी दुनिया हैप्पी है। ऐसा नहीं है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज फेस कर रहा है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी सेहत के साथ चैलेंज फेस कर रहे हैं, गरीब इंसान पैसे के लिए थोड़ा परेशान हो रहा है। तो हमको पहले साइकोलॉजिकली ये समझना चाहिए कि किसको भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो अपना नेगेटिविटी किसी से शेयर करें, ताकि ये शेयर करने पे क्या है, दिमाग हल्का पड़ता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा ये भी एम है कि मैं कॉलेजेस को जाऊं, बच्चों को रियलिटी ऑफ लाइफ के बारे में समझाऊं कि भगवान ने हमको एक पर्पस के लिए भेजा है, भगवान ने हमको सुसाइड करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, भगवान ने हमको रोने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, भगवान ने हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए भेजा है। धर्म वगैरह इसमें कोई भेदभाव नहीं करना, हर इंसान को उसकी इज्जत देना है, हर किसी के साथ हमको मिलजुल कर रहना है, कम्युनल हार्मनी जो बोलते हैं। सो हमारा इंडिया इसी के लिए पहचाना जाता है, और मैं हमेशा ये इंटेंशन लेकर चलता हूँ कि मैं हर किसी को मेरे से जितना हो सके मेरे फील्ड में, जैसा कि किसी को जॉब की ज़रूरत है उसको रेज्यूम राइटिंग फ्री में कराना, प्लेसमेंट रेफरेंस फ्री में कराना, ये चीज़ें कराने से क्या है। और एक चीज़ मैं जो बोलता हूँ, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जॉब में अगर आप आ गए, आप दूसरा चेंज करें, तीसरा चेंज करें, तो ज़िंदगी आपका एक मजाक बन जाती है। तो हमको एक फील्ड में टिक कर करना चाहिए। कभी कभार आपको हो सकता है जॉब में जो है ना पसंद नहीं आए, ओके, एक आध बार आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ये ज़रूरी पहले बेसलाइन क्रिएट ये करना है कि मैं कौन सी चीज़ करूँगा। और पेरेंट्स को भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के सोसाइटी में कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बात नहीं सुनते हैं और ज़बरदस्ती ये फील्ड में डाल देते हैं, वो फील्ड में डाल देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है कि वो अपने बच्चों से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें। अगर नहीं भी रखें तो कम से अपने चाचा या मामा को तो बोलें कि मालूम करें कि मेरा बच्चा या बच्ची क्या पढ़ना चाह रही है, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरी है। हाँ, अगर किस्मत ख़राब रही, अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ लिए, तो भी आज की ज़िंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जो फूड प्रिपेयर करते हैं, बावर्ची लोग या फिर होटल्स चलाते हैं, वो लोग भी दे अर्न इन लैक्स। तो है, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब भी आपको ये लग रहा है कि मेरे मुताबिक ज़िंदगी नहीं जा रही है, कभी कभी नहीं जाती है, तो हमको वो पहली चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एक्सेप्ट नहीं होकर मन ही मन में इंसान अगर परेशान हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो बहुत ज़रूरी है कि अपने दुख को किसी के साथ शेयर करें। क्योंकि हर सोसाइटी में, हर जगह पे कोई ना कोई एक ऑप्टिमिस्ट यानी कि एक पॉजिटिव पर्सन होता है जो ये दुख से एटलीस्ट आपको गाइड कर सकता है कि आप ये चीज़ से बाहर कैसे निकलें। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में, ये मेरा जो है ना मोटिव है। मतलब हमेशा आशावादी होके रहना है। तो तौसीफ़ अहमद साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे आप कॉलेजों में भी जाके बोलना चाहते हैं, तो मैं आज ऐलान कर देता हूँ कि आपके परमिशन से कि सर आपके कॉलेजों में भी आके मोटिवेशन क्लासेस ले सकते हैं, और आपको कोई इच्छा है तो आपके कॉलेज में तो आपके प्रिंसिपल से भी बात करें। बहुत अच्छा इनका मोटिवेशनल क्लासेस रहता है। और सर
और एक क्वेश्चन है, जी। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन सोसाइटी में अभी क्या ज़रूरी है क्या? क्योंकि हर एक चाहता है कि रीजनल लैंग्वेज में अपना काम हो। हर एक को तो इंग्लिश तो नहीं आ सकती ना। इवन अगर एक लेटर लिखना है, कम से कम एक बस का कहाँ जाती है, कई लोग अभी आज भी पूछते हैं, सर ये कहाँ ये बस कहाँ जाती है? ऐसे भी अभी इलिट्रेशन है। उस टाइम पे अभी आपको इंग्लिश की इतना क्या ज़रूरत है अभी सोसाइटी में? देखिए, इसको मैं एक एंगल दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप हमेशा आपकी लाइफ़ एक जगह गुज़ारना चाहते हो, मिसाल के तौर पे आप एक स्टेट में रहते हो, तो आपको कुछ ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो इट्स स्टिल ओके। लेकिन कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब आपको अंग्रेज़ी ज़रूरी हो जाती है, नहीं चाहते हुए भी। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिस्किट की पैकेट है, अगर आप उस पे पढ़ना चाह रहे हो कि ये बिस्किट में क्या है, तो इंग्रीडिएंट्स बोलकर एक वर्ड होता है। इंग्रीडिएंट्स में आता है आपको कॉर्नफ्लावर, राइट, व्हीट एंड ऑल दिस। तो ये चीज़ आई मीन हर कंपनी जो है उनको ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सिर्फ अपनी स्टेट की लैंग्वेज में प्रिंट करे, तेलुगु, मराठी, गुजराती। तो अंग्रेज़ी ये पॉइंट पे ज़रूरी हो जाती है। और एक चीज़, मिसाल के तौर पे कल के दिन कोई लीगल डॉक्यूमेंट आया, ज़ाहिर सी बात है कई डिस्ट्रिक्ट्स में अपने रीजनल लैंग्वेज में आते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अगर हाई कोर्ट का कोई मैटर रहा रीड करने, तो आपको ज़रूरी होता है कि अंग्रेज़ी आना। और अफ़सोस की बात यह है कि आज की सोसाइटी में आप जैसा बोले लिटरेसी ज़्यादा है, तो इंग्लिश सीखने के कई माध्यम हैं, कई वेज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को परफेक्शनिस्ट होना चाहिए अंग्रेज़ी में, लेकिन बेसिक लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स जैसा व्हाट्स योर नेम, आई एम फ्रॉम, ये बेसिक इंग्लिश आप यकीन मानिए 20 से 25 दिन में हर कोई सीख सकता है अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो एकदम से नए हैं उन लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। और आप यकीन मानिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने सारे टीचर्स हैं, हर लैंग्वेज से है, गुजराती से है, मराठी से है, मलयालम से है, तमिल से है। वो लोग लिटरली आपको वर्ड्स कन्वर्ट करके बोलते हैं कि ये बात को आपको ऐसे बोलना है। तो धीरे धीरे देखिए, टूटी फूटी बोलने में कोई गलती नहीं है, राइट, तो बोल सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है क्योंकि अब मिसाल के तौर पे अगर कोई अपने गांव से बाहर निकल कर कोई इंटरव्यू को जाना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद है, पूना है, चेन्नई है, या फिर कोचिन है, कुछ भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर अंग्रेज़ी में ही होता है इंटरव्यू। क्योंकि जॉब्स जो इंडिया में ज़्यादातर है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ही हैं, जैसे अमेज़न है, डेल है, डेलॉयट वगैरह बहुत सारे कंपनीज़ हैं। और वहाँ पर हम लोग अमेरिकन्स के लिए काम करते हैं। वो शिफ्ट जो बोलते हैं ना, नाइट शिफ्ट, वो यूएस शिफ्ट होता है, उसमें हमारी मातृभाषा नहीं चलेगी क्योंकि द ग्लोबल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। तो वो टाइम पे ज़रूरी होता है आना। और मैंने गौर किया है, कई बच्चे आज भी जो मेरे पास आईएलटीएस के लिए आते हैं, जो इमिग्रेशन दूसरी कंट्री को जाना चाहते हैं, वो लोग की टेक्निकल प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोग पीएचडी भी करके रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी सही नहीं आने की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा पाते। और बाहर जाने की मैं वजह ये बोलता हूँ कि हिंदुस्तान इज़ द बेस्ट, इट्स द बेस्ट कंट्री, लेकिन हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है हमको उसको वापस लाना है, बाहर जाकर कमा कर हमारे नेशन के लिए कुछ अच्छा करना है। जैसे काफ़ी सारे गरीब लोग हैं, हालांकि मेरा इंटेंशन ये भी है मैं बहुत सारे गाँव को जाऊँ और बच्चों को बोलूँ एक पॉजिटिव मैसेज कि जो है आपको अंग्रेज़ी सीखना है। और आप यकीन मानिए बचपने से जब हम थोड़ी इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो एक फेज़ एक 10-12 साल में वो एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर बन जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इसका रोल डेली लाइफ में और इंटरव्यूज़ में और जॉब्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। और मैंने ये भी देखा है कि जिसको बहुत ज़्यादा कम इंग्लिश आती थी, वो जब मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन हो जाते हैं तो 5 से 6 साल में उनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है। तो ऐसा है। अभी बहुत सारे हमें तौसीफ़ अहमद साहब ने हमें बहुत सारे बातें बताई। एक्चुअल तौसीफ़ अहमद साहब का इंस्टीट्यूट है हनमकोंडा वरंगल में, डीमार्ट के बाजू। बहुत सारे बच्चे रोज़ आते हैं, सुबह शाम इनके पास बैचेस रहते हैं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप आके सीख सकते हैं। तो इनका मेल आईडी भी हम लिंक में लगा देंगे। अगर आपको किसी को भी इच्छा है सीखने का IELTS कोचिंग का, तो जॉब इंटरव्यू स्किल्स भी सिखा सकते हैं। तो जिस किसी को भी इच्छा है सीखने का तो आप आ सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी से आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं।
तो शुक्रिया साहब, आप हमें समय मिल दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और ये कम्युनिटी में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड ये मैं करना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग लाइफ में थोड़ा मिजरेबल या फिर सैड फील करते, कभी भी ये नहीं समझना कि ये सिर्फ मेरे पर बीत रही है। कई आप लोग एक बार हॉस्पिटल को जाकर देखना, लोग कैसे कैसे बीमारियों से डील कर रहे हैं। तो आप भगवान से शुक्र अदा ये करिए कि भगवान ने आपको चलने फिरने के काबिल तो बनाया है। इमेजिन आपका अगर एक पैर ना होता आप तो कैसा चलते, कितनी मुश्किल होती। तो भगवान ने आपको आंख दिए हैं, हाथ पैर सही दिए हैं, हर चीज़। यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एक चीज़ ज़िंदगी में आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने से आप भगवान से नाराज़ नहीं होना चाहिए। वो लम्हा हो सकता है भगवान आपका इम्तिहान ले रहा हो, है ना। भगवान के जितने भी अच्छे लोग थे, ये कोई भी रिलीजन में, हर किसी ने चैलेंजेस से ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। हर किसी ने आकर एकदम से लग्जरी लाइफ नहीं जिया है। प्रॉफिट्स इन इस्लाम, गॉड्स इन हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी में आप देखिए, सिखिज़्म में देखिए, हर किसी ने चैलेंजेस। और उन लोग का मैसेज था कि भगवान के करीब आप जब जाना चाहते हो तो चैलेंजेस को फेस करके जाना पड़ेगा। जब आप भगवान का नियरनेस, खुर्ब बोलते हैं उर्दू में, यानी कि तेलुगु में नियरनेस टू गॉड, जब ही वो मिलता है। तो जब आप सब आपके रिलीजन की हिस्ट्री स्टडी करोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हर भगवान ने हिंदुइज़्म में, हर पैगंबर ने इस्लाम में जो है चैलेंजेस को फेस किया है। वो लोग के चैलेंजेस को देखें तो हमारे चैलेंजेस दे आर नथिंग। हम छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन आप वो लोग के चैलेंजेस देखो, दे आर 10 करोड़ टाइम्स मोर देन अस। सो वो लेकर हमको मोटिवेटेड रहना चाहिए, ज़िंदगी में स्ट्रांग रहना चाहिए एंड कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में स्ट्रांग रहना ही सबसे बड़ा इंसान के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। और भगवान भी आपसे खुश होएंगे। जब आप सफ़र होते हो ना तो भगवान आपके साथ है। आप हर लम्हा ये याद रखना, कभी आपको भगवान छोड़ता नहीं। हम भगवान को छोड़कर भागते रहते हैं, भगवान हमें कभी नहीं छोड़ता है। थैंक यू सर। वेलकम, माय प्लेजर, एंड थैंक्स अ लॉट।